अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारा मुल्क एक मुश्किल दौर से गुज़रा है कि जहां पर महंगाई उरूज पर है। ऐसी महंगाई कि जिसका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बिजली की कीमतों में इजाफा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा, और ये मालूम नहीं है कि ये मामला जाकर कहाँ थमेगा। अगर जाकर मालूम हो जाए कि इतनी बढ़नी है और इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं बढ़नी है, तो कुछ चीज़ों को लोग स्ट्रीमलाइन कर सकें, घर का बजट अपना उस हिसाब से तय कर सकें, या अगर कंजर्वेशन भी करनी है तो कितनी करनी है उसका भी फैसला किया जा सके। लेकिन अभी चीज़ें बहुत अनसर्टन हैं, और जब इतनी अनसर्टन सूरत हाल हो तो यकीनन उसका मईशत पर भी असर पड़ता है। और फिर जब सूरत हाल इतनी कशीदा हो कि जहाँ पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वहीं पे बिजली की लोड शेडिंग के रोकथाम के लिए या बिजली को बचाने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं। और पहली एफर्ट ये होती है कि जी बाज़ार या दुकानें या इस तरह के जो मामलात हैं उनकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए। दफातर में भी कहा जाता है कि एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। बिलखुसूस सरकारी दफातर में कहा जाता है कि एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल यानी कि बिजली का ज़िया नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेशुमार ऐसे सरकारी दफातर हैं कि जहाँ पर साहब कमरे में मौजूद नहीं होते लेकिन एयर कंडीशनर चल रहा होता है। अब इतनी माइन्यूटली चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। ये बैसियत कौम हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने अपना किरदार अदा करना है, ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। और जहाँ मैं ये एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा था, वहीं पर अभी ये सिंध हुकूमत का फैसला भी सामने आया है, जहाँ पर यह कहा गया है, हुक्म जारी किया गया है कि तमाम बाज़ार जिसमें शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं वो रात 9 बजे तक बंद कर दिए जाएँ। जो रेस्टोरेंट्स और इस तरह की दीगर जगह हैं उनके लिए रात 11 बजे तक का वक्त है, और फार्मेसीज़ और अस्पतालों पर यह वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। लेकिन जब इस तरह के फैसले होंगे, पेट्रोल पंप्स भी वो शामिल हैं कि जिसमें ये पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, लेकिन जब इस तरह के फैसले होंगे तो यकीनन कारोबारी मामलात मुतासिर होंगे। जो ये एक सर्कल है जिसमें हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, वो सर्कल भी मुतासिर होगा। और हम जहाँ पर कहते हैं कि रेवेन्यू ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का जो बजट, खसारे का बजट पेश किया जाता है, उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि टैक्स कलेक्शन सही से नहीं हुई होती। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जैगम खान साहब ने। जैगम खान साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए आपकी राय ले लेते हैं कि क्या आपकी नज़र में यही मसले का हल है कि जिस तरह से बिजली बचाओ का एक सिंध हुकूमत का फैसला सामने आया है कि जी दुकानें पहले बंद कर दी जाएं, और फिर ये जो महंगाई का तूफ़ान है इसमें आप क्या ऑपोजिशन में हैं? अब आप पहले आप हुकूमत में थे, क्या आप अपनी भी जिम्मेदारी इसमें किसी हद तक कबूल करते हैं कि कुछ गलतियां आपकी एंड से भी हुई, अब भी हुई और आपसे पहले भी होती रही हैं, और ये सब मिल मिला के कलेक्टिव गलतियों का मजमूआ है कि जिसके नतीजे में आज इतनी महंगाई है? देखिए, ये दूसरा सवाल काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको अलहदा करें। पहले मैं दूसरा आप कह लें बिजली की बात कर लूँ, तो फिर इस दूसरे सवाल का जवाब जो है वो आप कह लें कि थोड़ा जिसे कहते हैं कि पूरा टाइम देना उसका। पहली बात बिजली के हवाले से है कि बिजली की हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट है। 40,000 मेगावाट के कैपेसिटी चार्जेस हम दे रहे हैं। जितने आईपीपीज यहाँ पे लगे उनके साथ जो एग्रीमेंट्स थे वो ऑलमोस्ट दो तीन चीज़ें उसमें गलत थी। एक तो ये कि 18% उन पे आप कह लें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, आईआरआर जिसे कहते हैं। आईआरआर उनमें 18% था, फिर और पेमेंट डॉलर्स में थी। और दूसरा ये था कि कैपेसिटी चार्जेस अब आप पैदा करें, आपको बिजली की रिक्वायरमेंट है 26,000 या 27,000 मेगावाट है, ये जो आप कह रहे पीक आवर्स में। अच्छा, 26-27 हज़ार अगर मेगावाट रिक्वायरमेंट है, तो जो आपके पास 10-11 हज़ार मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा है, उसके भी कैपेसिटी चार्जेस आप देते हैं। सो आप अगर आप ये हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 25,000 मेगावाट तक जाती रही है, ये गवर्नमेंट करती रही है 18,000, 17,000, 19,000, तकरीबन 8,000 मेगावाट मुस्तकिल एक शार्टेज है। अब 7,000 या 8,000 मेगावाट की जो शार्टेज है, इससे एक तो ये कि आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सेंटर आपका वो इंडस्ट्री हो या ज़राअत हो, वो दोनों, फिर तीसरा जाके आप कह लें कि वैल्यू एडिशन आती है आपकी सर्विसेज सेक्टर में, वो तीनों जगह सफ़र हो गई, डैमेज हो गई, और आपकी इकानमी पे एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आ गया। दूसरी बात आपने पूछा, लिहाजा इसका ये हल नहीं है कि आप बिजली जो है ना दें। हल ये है कि बिजली दें और आप बिज़नेस एक्टिविटी को बढ़ाएं और प्रोडक्शन सेंटर जो उनको इम्प्रूव करें, और वहाँ पे बिला यू कैन से कि बिला कोई एनी वक्फा, कोई ड्यूरेशन, वो आप कह लें कि गैप, विदाउट एनी गैप आप बिजली दें, ताकि प्रोडक्शन जो है वो एक प्रिडिक्टेबल हो फैक्ट्री के लिए, लेबर के लिए, और उसकी आप कह लें कि रिज़ल्ट आए।
दूसरी बात यह है कि अगर आप चाह रहे हैं कि दिन की डे लाइट को ज़्यादा यूज़ करें और रात को जल्दी बंद करें, तो ये बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इससे आप कल्चर डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में मौजूद है कि डे लाइट को मैक्सिमम यूज़ करें। लेकिन डे लाइट जब आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ ये ज़रूरी है कि डे को बिजली में गैप ना आए, लोड शेडिंग ना हो। अगर डे को भी आप लोड शेडिंग करते हैं और रात को बंद भी जल्दी कर देते हैं तो फिर लोग जाएं कहाँ पे। फिर तीसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट्स जो हैं माशाल्लाह, ये मौजूदा गवर्नमेंट बड़ी जेनरस है इश्तहार देने में, लेकिन मैंने कोई कहीं इनका पब्लिक सर्विस का कोई मैसेज नहीं देखा, कोई ऐसा इश्तहार नहीं देखा कि जिसमें आवाम को एजुकेट कर रहे हों। ये अपनी बड़के सड़कें ये झूठ छूट बयान करते रहते हैं और उससे आप कह लें कि इन्होंने मीडिया को रखा हुआ है उसे ख़रीदने के लिए, अपनी बुराइयों पे पर्दा डालने के लिए या दूसरों को फिक्स करने के लिए। लेकिन पब्लिक सर्विस मैसेज जिससे कोई वैल्यू एडिशन हो वो नहीं। मैं समझता हूँ ये लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है कि आप डे में ज़्यादा काम करें और डे लाइट का यूज़ करें। और फिर तीसरी चौथी चीज़ जो है कि हमारे गवर्नमेंट करने का जो काम है कि जब आप लोगों से तवक्को करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको खुद भी करना होता है। ये बिजली की चोरी जो है उसमें ज़्यादातर ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं। वो आप कह लें कि वो पार्लियामेंटेरियन हों, वो वज़ीर हों, वो वज़ीरों के करीबी लोग हों, या आप कह लें कहीं दूर दराज के इलाकों में आप कह लें बड़े ज़मींदार हों, ताकतवर लोग हों। तो ये गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस का इशू है और करप्शन का इशू है। इस इशू को भी साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट अब सीरियस है। बिजली एक आप कह लें कि कीमती किस्म का एसेट है, इसको ज़ाया नहीं करना। गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस है और हमें भी सीरियस होना चाहिए और साथ कल्चरल चेंज आए। ठीक ये है, है इसका हल। ठीक। ये हल मैं नहीं है जो कि जो आप दूसरा वाला अच्छा। मामला था ना, महंगाई वाला, उस पर जरा फिर आप ठीक कह रहे थे, कुछ देर में दोबारा जरा तफसील से बात करेंगे। राणा साहब, आप जमशेद साहब की इस राय से इत्तेफाक करते हैं? ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा बिजली की प्रोडक्शन में मसला क्या आ रहा है, क्योंकि पीटीआई के दौर में तो ये कहा जाता रहा है कि जी बिजली के जो प्लांट्स लगाए गए हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, वो बड़े महंगे दाम ये सारी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, रेट्स बहुत हाई हैं। जो मुआहदे हुए थे वो आपके दौर में, यानी कि 2013 से 2018 तक के जो मुआहदे थे वो मुआहदे ही सही नहीं थे। तो बिजली की प्रोडक्शन में क्या मसला है? और आज भी हम उसी दौर पे खड़े हैं कि जहाँ पर हमें हमारी जो डिमांड है वो और जो हमारी सप्लाई है वो ही नहीं मीट हो पा रही है। मुमताज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब एक फिक्र देखिए, ऐड कर ले, राणा सबसे साहब एक फिक्र पहले ऐड तो कर लेने हमें देना ये मुझे। पता होना राणा साहब चाहिए कि जो एक बिजली फिक्र के मुझे ऐड कर लाइन लेने में देना, जो खसारे थे, वो एक फिक्र मुझे 11,000 ऐड कर अरब लेने पे देना। सर्कुलर डेट हम छोड़ के गए थे। जो जब हमें हुकूमत मिली तो वो 2500 अरब पे चले गए, यानी कि 1.5 गुना उनमें ज्यादा इजाफा हुआ खसारों में। अच्छा, वो उन खसारों में क्यों इजाफा हुआ? क्योंकि जितने की आपको बिजली पड़ती है और जितने की आप बेचते हैं, एक तो आप सब्सिडी देते हैं। नंबर 2, जो इन्होंने कहा कि जो आपको कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो भी एक सर्कुलर डेट का हिस्सा है। लेकिन जो आपकी रिकवरी कम होती है, जो कि 20-25% से कम होती है, जिसमें आपका बलूचिस्तान का एरिया, आपका सिंध का और केपीके का एरिया है, उसका ज्यादा इसमें अमल दखल है कि वहाँ रिकवरी जो है उस तरह यूनिट्स की नहीं होती। उसमें ट्रांसपोर्ट लॉसेस भी हैं और उसमें आपको टेक्निकल लॉसेस भी हैं और उसके अंदर आपके जो है वो थेफ्ट भी है। तो ये तो एक चीज होगी। देखिए, 2 चीजें हुई हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे आपकी 100% जो ऑयल जो इंपोर्ट है वो बढ़ी है पिछले 1 साल के अंदर। जो इस साल में 20 अरब डॉलर की आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, पिछले साल आपकी 10 अरब डॉलर की थी। तो कमोडिटी प्राइसेस में एक सुपर इजाफा आया है, जिसमें एलएनजी जो है जो 12-13 डॉलर की MMBTU थी, वो $25 $30 पे चले गई है। अच्छा, एक जो बिजली अब हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास ट्रांसमिशन है, लेकिन हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जो हकीकत ये है कि अगर हम बिजली ये महंगी एलएनजी लेके पूरी करते हैं, या जो कोयला जो दुनिया में इतना ज्यादा हो गया, तो आपके ये जो सर्कुलर लॉसेस हैं ये और बढ़ जाएंगे। तो बदकिस्मती से ये जो 4 साल जो गुजरे पीटीआई के अंदर, उसमें दावे बहुत ज्यादा थे लेकिन रिफॉर्म्स नहीं हुई। इन्होंने कहीं टेक्निकल लॉसेस कम नहीं किए, इन्होंने कहीं जो जो इस सेक्टर की रिफॉर्म जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं की। इन्होंने भी सिर्फ बिजली के जो है वो नर्ख बढ़ाए। और आज जिस दराय पे हम खड़े हैं, हमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसे डील करने में हमें डॉलर्स जो हैं वो उनको सेव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, सर्कुलर जब डेट तक तो हमारा राणा साहब आपके बंदोबस्त नहीं दौर हो में भी जाता। बहुत था। देखिए, वो पाकिस्तान की हमारे दौर में 1100 अरब था ना, तो वो 74 सालों में 1100 अरब बना, और इन्होंने अपने 4 सालों में जो है वो तकरीबन कह लें कि 1300-1400 अरब जो है वो और इजाफा कर दिया, सर वो जो रेट में भी 74 फर्क सालों पड़ में। गया ना राणा साहब, आप जी इकोनॉमिक्स को बहुत बिल्कुल। अच्छे तो से अभी समझते हैं। अभी
जी, जी, बिल्कुल। देखिए, अब अभी जो चैलेंज है, जो चैलेंजेज़ हैं इस मुल्क के अंदर, महँगाई आगे जो है, जब आपने अपना जो इंट्रो दिया, देखिए हमने बजट दिया है। बजट में हमने इन्फ्लेशन का जो हदफ है वो 11.5% रखा है, जो कि एक हायर इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। ये क्यों रखा गया है कि आपके मुमकिना तौर पे गैस की टैरिफ में भी इंक्रीज़ आना है, बिजली का टैरिफ ऑलरेडी बढ़ चुका है और पेट्रोल प्राइसेज़ आपने पहले से ही अभी 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 रिसेंटली भी बढ़ी हैं। तो इस सारों का एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आना है। लेकिन क्या हम इससे बच सकते थे? क्या हम यहाँ सब्सिडीज़ दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो खसारे जिस तरह के खसारे 8% आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो कि बहुत हाई है, ये हमने टारगेट किया है अंडर 5%। इसी तरह जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो 16 अरब के ऊपर इस साल के ऊपर खड़ा है, जो ये पीटीआई का आखिरी साल था, और 12-13 अरब डॉलर के आपके डेट की, यानी कि 28-29 अरब डॉलर आपको सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में चाहिए। अगले साल आपको 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा चाहिए। तो जी। वो डॉलर्स आपके पास, जो आपको खोखला एक रिजर्व्स आपको मिले, अब और जो जो रुपए की कीमत भी गिर रही है, वो इसलिए गिर रही है कि आपके रिजर्व्स हैं उनके अंदर इतने डॉलर्स नहीं हैं जो इंपोर्ट कवर दें, और जिससे एक गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि वो जो इकदामात हैं वो ले लिए गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आईएमएफ का प्रोग्राम, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब मुकम्मल हो जाएगी, वो ठीक है। ट्रांच रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ और भी डॉलर्स आएंगे, तो उससे हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो क्लियर हो जाएगा, और उससे रुपया आपका स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा, और ये जो गिरावट है ये किसी हद तक रिवर्स भी हो ठीक। जाएगी। तो एक ये, जी। लेकिन आगे आपके जो लोग नाजरीन इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको मेरा यही मशवरा है कि आगे मुश्किल हालात हैं, हम बिल्कुल दिवालियेपन से निकले हैं, हम मुल्क को उधर से बचा के एक मुश्किल फैसले कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिन हमारे लिए आसान हो। तो ये इसके अंदर हमें किफायत शारी से जो है वो काम लेना होगा। अब इन्होंने जो है अपना चीमा साहब ने इश्तिहारों की बात की, तो मैं इनको बता दूं कि केपीके हुकूमत ने 1400 बंदों को जो है वो 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह पे सोशल मीडिया के लिए रखा है। तो ठीक है जहां हमारे इश्तिहार इनको याद है, वहां अरबों रुपया ये सोशल मीडिया के ऊपर केपीके सर, हुकूमत जरा खर्च उस रही तरफ है, उस इश्तिहारात पर वाली भी बात जरा पर नजर आएंगे। अभी अभी जब दोबारा मैं आऊँगा जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ, आपकी तरफ इश्तिहारात की बात जरा और खुल के जो सरकारी खर्चे रहे हैं और अभी जो चल रहे हैं उस पर भी बात होगी। जैम खान साहब, आप एग्री करते हैं कि क्रेडिट देना चाहिए वेयर द क्रेडिट इज़ ड्यू, और फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाले जाना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसके लिए क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड था ये एंडिंग मार्च 2022 तक का था कि जिसको इवेल्युएट करके ये फैसला किया गया है। जी, यकीनन देना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक तलवार थी जो हमारे सर पे लटक रही थी, और जब आप ग्रे लिस्ट में हो तो ज़ाहिर है आपके लिए जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका भी मसला होता है। बहुत सी कंपनियाँ आपके साथ काम करने से हिचकिचाती हैं और आपकी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस मुश्किल होती हैं। मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छी बात है। इस पे यकीनन जो गुज़श्ता हुकूमत है उसने मेहनत की, और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उसमें लॉ एनफोर्समेंट के इदारे भी शामिल हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम जो है वो भी शामिल है। यानी कई दर्जन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन ने मिलकर बहुत मेहनत की, और यकीनन जो हुकूमत होती है वही इसको लीडरशिप प्रोवाइड करती है, वही इसको प्लानिंग करती है। तो मेरी राय में ये वाली जो कामयाबी है ये बहुत बड़ी हद तक गुज़श्ता हुकूमत के खाते में जाएगी, और जब वो एक पॉजिटिव की लिस्ट देखी जाएगी कि उन्होंने अच्छा क्या किया, तो उसमें जो चीज़ें सरे फहरिस्त होंगी उसमें ये चीज़ शामिल है। ठीक। दूसरी तरफ जैनुल खान साहब, बड़ा ही परेशान कुन मामला है ये महंगाई का। नून लीग पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। नून लीग इस क्रिटिसिज्म को फेस भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये कह रही है कि जी हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये तो पहले पीटीआई ने जो किया सो उसकी वजह से सब हो रहा है। मामला इससे भी बढ़कर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब हम इसमें से निकल कैसे सकते हैं, कैसे इसमें ज़िंदगी को मैनेज किया जाए, मामलात को कैसे चलाया जाए। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये लोग इस सब को मैनेज कर पाएंगे, या अब इस बोझ तले ही ज़िंदगी गुजरनी है? मुमताज़ साहब, इस वक्त जो है मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और ये जो हुकूमत है इसके आर्गूमेंट से इत्तफाक करता हूँ। ये आज हम जिस बहरान में हैं वो इनका पैदा करदा नहीं है। इनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि इस बहरान से किस तरीके से ये हमको निकालते हैं। अभी तक जो मेरा इन पर एतराज़ है वो ये है कि पहला महीना उन्होंने काफ़ी हद तक ज़ाय किया ये फैसला करने में कि क्या उन्होंने रहना है या जल्दी इलेक्शन में जाना है। रहना है तो फिर ज़ाहिर ये स्टेप लेने थे। वो एक इनकी खामी ज़रूर है।
बाकी जो बात है, जिस तरह का ये बहरान है, वो तो हमें मालूम है। उसकी वाहिद वजह और बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान को इमरान खान ने अपने विजडम में और आखिर में आकर जो है वो अपने सियासी मफादात के लिए IMF के प्रोग्राम से निकाल दिया। जब IMF के प्रोग्राम से आप बाहर चले गए, जो डॉलर्स का इन्फ्लो था जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था, जैसे बताया गया कि $16 बिलियन का तो इस साल का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, और पिछले जी 4 साल से एवरेज जो है वो $15 बिलियन है। जब मुल्क में आपके पास डॉलर्स की कमी है और रुपए की भी कमी है, इसलिए कि आपके 5,000 अरब रुपए से ज्यादा तो आपका फिस्कल डेफिसिट भी है, उस सूरत में आपने टूटी बंद कर दी वो डॉलरों की जो मुल्क में आ रहे थे, जो आपको कर्जे चाहिए थे। तो उसकी वजह से ये शदीद बहरान पैदा हो गया, और ठीक पाकिस्तान इसको किस स्पेस में आप जो भी कोशिश करते हैं कि IMF आपको थोड़ी सी भी सांस की मोहलत दे दे, वो नहीं देता। और अगर आप इस बुरान से नहीं निकले तो खाकम बदन बहुत बुरा हाल है। वो श्रीलंका से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, हमारी बड़ी मैयत है, शायद दुनिया हमें अफोर्ड नहीं करती कि हम रस्ते पे जाएं, लेकिन हम वहीं पर खड़े हुए। बहुत ही एक शदीद बुरान है। IMF के प्रोग्राम में जाना जरूरी है, और जो स्टेप्स चाहिए। और IMF इस वजह से, हम ये स्टेप्स सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे, IMF कह रही है, जो हुकूमत कहती है कि जी हम मजबूरी हैं, और IMF के साथ जो है पिछली हुकूमत माहिदा करके गई, वो तो करके गई। उनका कसूर ये नहीं कि माहिदा करके गई, उनका कसूर ये कि वो माहिदा तोड़ के गई। ये ठीक है माहिदा करना जरूरी था। डॉलर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास 5,000 अरब रुपए का खिसारा है, तो IMF यही कहेगी ना कि आप टैक्स वसूल करो, आप खर्चे कम करो, आप जो है कट योर शर्ट टू योर साइज। ठीक। लेकिन जैगम खान साहब, अब इस पूरी सिचुएशन में कि जहां पर हम इस हद तक इसमें धंस चुके हुए हैं, एक सवाल जो कि मुझसे भी पूछा गया, मुश्किल सवाल है मैं समझता हूं, बिकॉज अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जब कहीं इस तरह की बात होती है तो लोग निकल कर अपनी राय का इजहार करते हैं। इतनी महंगाई कि जिसका कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, डॉलर उस रेट पर कि कभी किसी ने उसका तसव्वुर नहीं किया था, इस सब के बढ़ने के बाद, इस मकाम पर पहुंचने के बाद क्या वजह है कि लोग उस तरह से गो के इमरान खान साहब ने ये इतवार के रोज़ रात 9 बजे एहतजाज की कॉल दी है, देखेंगे लोग कितने निकलेंगे, लेकिन एक आम आदमी उसको तकलीफ भी है, उसको इसकी मुश्किल भी है, लेकिन वो सड़क पे निकल कर एहतजाज नहीं कर रहे हैं। क्या हम अब इस सब की आदी हो गए हैं और हमने ज़हन बना लिया है कि जो होता है सो होने दो, बस ठीक है, जब तक जीना है, यहाँ रहना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही रहना है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो आपको गम गुस्सा नजर आ रहा है, उसमें मिडिल क्लास ज्यादा पेश है, क्योंकि उसके पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। 2 साल पहले जब आटे की कीमत दुगनी हो गई थी, और रोटी की कीमत दुगनी हो गई थी, चीनी की कीमत दुगनी हो गई थी, और तेल की कीमत दुगनी हो गई थी, और गरीब का जीना महाल हो गया था, क्योंकि उसका 70% बजट जो है वो खाने पीने पे लगा था। हम इस तरह की डिबेट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मिडिल क्लास को ज्यादा हिट नहीं पड़ रही थी। आपकी मेरी आमदनी का तो 10-20% ही बमुश्किल जो है वो खाने पर, किचन पर जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये फैक्टर भी है। और अल्लाह ना करे, मैं तो समझता हूँ लोगों की विजडम है, ये मौका नहीं है कि लोग बाहर निकलें। इस वक्त हुकूमत एक दफ़ा इस बहरान से हमें निकाल ले, उसके बाद जो उसकी पॉलिसियाँ हैं उस पर हमारा एहतजाज बनता है, उस पर हमारा आवाज़ उठाना बनता है। और उस वक्त वो वक्त होगा कि लोग निकले, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा ठीक है। गरीब निकले, और वो इनको मजबूर करें कि ये अपने तौर तरीके बदलें, और पाकिस्तान की मईशत को एक दुरुस्त सिमत में लेकर जाएं। ऐसी मईशत ना बनाएं जिसमें बड़े बड़े माफियाज भी फायदा उठाते हैं, और ठीक है। गरीब बेचारे जो हैं उसकी कीमत को करते हैं। ठीक हो गया जी। एक वक्फा लेते हैं जी हम, और वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। जमशेद इकबाल चीमत साहब, वो जो महंगाई वाला सवाल मैंने आपसे पूछा था उस पर राना साहब ने अपनी राय का इजहार किया, तो आप भी बता सकते हैं कि आपकी हुकूमत के ऊपर जो सारा ये मलबा गिराया जा रहा है, आपका कसूर था, आपकी मिसमैनेजमेंट थी या नहीं थी? देखें, इसमें ये जो है ना, ये जैसे कहते हैं सफ़ेद झूठ या सफ़ेद दिन में झूठ बोलना, उसी तरह की बात है। ये बात बिल्कुल गलत है। असल में 2-3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ज़रा, है क्या। पहली बात ये है कि आज जो डॉलर 209 रुपये है या 208 रुपये है, ये होना नहीं चाहिए। ये डॉलर की कीमत एक्चुअल बनती है 180 रुपये। 180 रुपये का डॉलर जो है, ये 209 रुपये का ड्यू टू परसेप्शन है। परसेप्शन जो है वो मार्केट सेंटीमेंट जो है वो अगेंस्ट है, अदरवाइज डॉलर की रुपए की कदर जो है 180 रुपये का डॉलर बनता है। सो ये जो 29 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं आपको, हर बंदे को जो भी ख़रीद रहा है, और आप वो एक सेटबैक है। दूसरी जो बात इसमें है कि आप ये जो है ना एनर्जी और फूड,
ये दो आइटम ऐसे हैं जो हर वक्त हर बंदा यूज़ करता है। वैसे चीमा और साहब, अभी तक मैं हैरान हूँ, आपने इस तरफ बात नहीं की। गो कि आप एक्सपर्ट हैं इसके फूड के मामले के, आप खुद भी ज़मींदार हैं, आप बता सकते हैं कि अब हमारे किसानों पर क्या गुजरेगी ये जो अभी बजट आया उसके बाद। मेरी इतलात के मुताबिक ट्रैक्टर्स मज़ीद महंगे हो जाएंगे। जब ट्रैक्टर्स मज़ीद महंगे हो जाएंगे तो यकीनन जो जितने भी हमारे ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, उनके लिए प्रॉब्लम पड़ेगी। नहीं, देखिए आपका ना बड़ा रिस्पेक्टेबल चैनल है, अपना प्लेटफॉर्म है, तो इसको इसका फ़ायदा उठाते हुए। और दूसरा ये कि आप हर रोज़ बात करते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। मैं कह रहा था कि पहली बात तो डॉलर की हो गई। दूसरी बात जो है ना, इंसानी ज़िंदगी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे कहते हैं एक फूड, एनर्जी और मेटल। ये तीन चीज़ें हैं। मेटल आपको कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन फूड और एनर्जी हर रोज़ की इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में 22.5 करोड़ लोग जितना तेल, तकरीबन 4.6 मिलियन टन हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, उसकी तकसीम, फिर गैस है, फिर आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी है कि जितने यूनिट तैयार होते हैं, फिर आपकी गंदम कितनी हम खाते हैं, दूध कितना पीते हैं, आटा कितना, सारा वो हम देखते हैं। तो बेसिकली जो 26 मार्च को जो प्राइसेस थी और आज जो प्राइसेस है 9 जून को, इन प्राइसेस का फ़र्क तकरीबन इस वक्त को 60,000 रुपया पर कैपिटा पर ईयर, और एक आम आदमी की ज़िंदगी में 5,000 रुपया पर मंथ फ़र्क पड़ चुका है। मतलब सिर्फ फूड और एनर्जी, फूड के 7 आइटम और एनर्जी के 3 आइटम, तेल, बिजली और गैस। फूड के आइटम है आटा, दूध, चीनी, घी और गोश्त और सब्ज़ी, ये 6 आइटम ये हैं, ठीक है। 6 आइटम सब्ज़ी के और 3 आइटम एनर्जी के। इनमें 5,000 रुपया पर कैपिटा 26 मार्च 2022 और 9 जून 2022, इनमें ये फ़र्क आया है। अब ये जो फ़र्क है इसमें आप अभी देखें कि पर बैरल तेल कितना महंगा हुआ है। ये इंटरनेशनली 26 मार्च को गैस कितनी महंगी थी और आज कितनी है, 26 मार्च को कोयला कितना महंगा था और आज कितना है, इंटरनेशनल प्राइस गंदम की उस दिन क्या थी और आज क्या है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस ओवरऑल आया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो डिफरेंस आया है उसकी बुनियादी वजह एक तो मैंने बताया आपको कि 2-3 चीज़ें हुई हैं। ये जो है ना, आप कह लें कि इस गवर्नमेंट को जब निकली है पैसे लेने, आईएमएफ के साथ डील करने या बाहर, तो हर बंदे ने ये देखा है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। और आप कह लें कि इनकी जो आप वहाँ जो पॉलिटिकल हालात हैं वो स्टेबल नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, हालात स्टेबल नहीं है। लोगों ने हाथ खींच लिया, पीछे हो गए और इनकी कमज़ोर पोजीशन से फ़ायदा उठाने लगे कि फ़लाँ काम भी करें, फ़लाँ भी करें, लेकिन फ़लाँ भी चीमा करें, साहब, ये फ़लाँ भी ग्रे करें। लिस्ट से निकल जाने के बाद तो कोई फ़र्क पड़ेगा ना, अब लोगों का ज़रा एतमाद बहाल होगा, जो हमारे चैनल्स ब्लॉक्ड थे वो खुलेंगे। नहीं नहीं, देखें मैं जब मुशर्रफ ने लगाई ना एमरजेंसी प्लस लगाई, सेकंड टाइम जब लगाई है 2007 या 8 में, अच्छा उस दिन मैं क्या नाम है वहाँ था फिलिपाइन में, उनका जो मनीला में था। तो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इस तरह बात कर रहा था जैसे मुझे लग रहा था कि शायद सारा लाहौर तबाह हो गया और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मतलब बाहर इस तरह चीज़ें प्रोजेक्ट होती हैं। अब मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 3 पर्चे हैं, बल्कि 4 हैं। मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 4 पर्चे हैं, मेरी वाइफ पे 3 पर्चे हैं दहशतगर्दी के। अब ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह आंसू गैस और ये वगैरह वगैरह, ये बाहर के मीडिया किस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो इतने जब अनस्टेबल हालात आप क्रिएट करें लोगों पे, आपने एक न्यूट्रल मार्शल लॉ लगाया हुआ हो, लोगों पे पर्चे कर रहे हो, 2 जगह पे असम्बली के इजलास हो रहे हो, कोई वज़ीर आला इलेक्टेड हो ना, फिर भी हुक्म चल रहा है उसका, आईजी पता नहीं किसको फॉलो कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी किसको फॉलो कर रहा है पता नहीं है। तो इस तरह आप कह रहे हैं इकानमी का बेड़ा गर्क होता है। सबसे बड़ा सेटबैक यहाँ पे आया है, सबसे बड़ा सेटबैक ना डॉलर महंगा होने का आया, डॉलर भी इसीलिए महंगा हुआ है, ना तेल महंगा इंटरनेशनल होने से है, ना गंदम महंगे होने से है, ना आप कह लें कि एडिबल ऑयल के महंगे होने से है। बेसिकली जो है आपके जो यू कैन से पॉलिटिकल हालात थे उसकी वजह से हुआ है। आगे आपने पूछा कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। फ़र्क इसका ये पड़ेगा कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कि एनर्जी के आपकी प्रोडक्शन के सेंटर 2 होते हैं। 2 सेंटर हैं प्रोडक्शन के, एक आपकी एग्रीकल्चर है और दूसरी आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री पाकिस्तान के जीडीपी में शेयर उसका 24% है और ज़राअत का 22.5% है। अब और तीसरा इनकी वजह से इनको जो सपोर्ट करता है सेगमेंट, वो है ट्रांसपोर्ट, जिसने रॉ मटेरियल लेके आना है, फिनिश प्रोडक्ट लेके जाना है, फिर उसने लेबर को लेके जाना है। अब तीनों जो सेक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं एनर्जी पे। एनर्जी तकरीबन बढ़ गई यहाँ 45% से लेकर 80% तक, 45% से लेकर 80% तक जब एनर्जी
एनर्जी बढ़ गई है, फर्नाइस ऑयल की कीमत कितनी बढ़ी है, डीजल की कितनी बढ़ी है, गैस की कितनी बढ़ी है आपको पता है, मुझसे ज़्यादा पता है, बिजली कितनी बढ़ रही है ये भी आपको पता है। सो जब 80% तक आपका रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन सेंटर्स का वो बढ़ जाएगा तो उसका मुझे और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि उसका नतीजा क्या होगा। ज़राअत इस वक्त खेत देहातों में ये है कि 12 से 14 घंटे बिजली बंद है। आपका वजीराबाद है, वजीराबाद में या सेंट्रल पंजाब में इस वक्त तक 80% मुंजी लग चुकी होती थी, इस वक्त तक 5% भी नहीं लगी। 80% चावल काश्त हो चुका होता था, इस वक्त तक 5% भी नहीं हुआ। और इसी तरह आप कह रहे हैं कि आपकी कपास नहीं पूरी काश्त हो सकी, मुंजी काश्त नहीं हो सकी, मकई की पैदावार थोड़ी हुई, गंदम अहर पे आप संभाल नहीं सके। सो ये जो चीज़ें थी ये तो आपकी अपनी थी, ये चीज़ें तो आपकी अपनी थी, इनका भी आपसे कंट्रोल, अगर आटे का रेट आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, इस वक्त आपकी मकई जो है वो 22 रुपये मन हो गई है। उससे ये हुआ कि आपकी जो फीड है, फीड इतनी महंगी हो गई कि अब आपके जानवर रखना, पोल्ट्री रखना या आपके लिए लाइफ स्टॉक रखना सबसे बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर में 62% आपका लाइफ स्टॉक है। उस लाइफ स्टॉक का क्या हुआ कि अगर फीड आपकी 2600 या 2700 या 28 रुपये की बोरी हो गई, उसे रखना, उसे वो अफोर्डेबल नहीं रही। सो सेटबैक बहुत बड़ा है और ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो राणा साहब बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि 11% महंगाई होगी। मैं आपको ना जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, आज की एक्चुअल फिगर जो है महंगाई की वो 31% है। आज की एक्चुअल जो महंगाई की फिगर है आज के इस हफ्ते की वो 31% है, पिछले हफ्ते 24% थी। आगे जब इम्पैक्ट आएगा इसका, जो बिजली की कीमत बढ़ी है या गैस की बढ़ी है, इसका जब इम्पैक्ट आएगा ये मतलब इट विल बी नियर टू अराउंड 35 और 40 के दरमियान। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है और पूरी दुनिया में इस वक्त शायद एक या दो मुल्क हैं, एक ईरान है और एक टर्की जिनके पास को 25-30% है। दुनिया पूरी में 193 मुल्कों में कहीं इतनी महंगाई नहीं है जितनी यहाँ है। लिहाजा हमें अपने फ्यूचर को एनविजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जैसे ये कहा करते थे, हम मुहावरतन कहते थे बेड़ा गर्क हो गया, तबाही होगी, बर्बादी होगी, लेकिन अब एक्चुअल हो रही है। रान साहब, काफ़ी मवाद आपको मिल गया जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ से, और आखिर में उन्होंने कहा कि ज़रा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। आपने उम्मीद है कि दिल पे हाथ रख के सुना होगा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इनके दौर में ठीक चल रहा था, हमारे दौर में वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। और उनकी जगह जो है ना जमशेद चीमा साहब को बिठा देना चाहिए, जो जिनके बकौल 35% और 40% महंगाई है। तो पहला तो मेरी ये तजवीज़ जो है, लेकिन वो ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ही स्टैटिस्टिक्स दिए थे कि जिसकी बेस पे फेडरल बजट से एक दिन पहले जो बजट प्री बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे था वो जो पेश किया गया, उसमें तो भी यही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स थे सारे। नहीं, लेकिन उन्होंने ये कह रहे हैं ना 35% महंगाई हो गई है, तो वो 35% राणा साहब पिछले हफ्ते उन्होंने 24% बताई है। नहीं, सुने ना, मैं जस्ट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं कि पिछले हफ्ते उन्होंने 24% बताई है कि फरवरी मार्च के बाद कोई जो है वो प्रोडक्ट जो कीमतें हैं वही की वही हैं, ऐसे नहीं है। अगर तेल की कीमतें फरवरी में जब इन्होंने फ्रीज किया था तेल, तब $90 पे क्रूड था और फिर 130 पे भी गया, आज 118, 120, 124 के लगभग जो है वो घूम फिर रहा है। ये जो एक देखिए 3 वजूहात होती है महंगाई की। आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना पीटीआई का था ना पीएमएलएन का था, वो वहां से जो है वो महंगाई होती है, उसको हम, और वो दुनिया भर में एक, मैं कहता हूँ पिछला जो 3 महीने उसके अंदर एक तबाहकुन महंगाई का लहर आया। कोरोना में भी नहीं इतना आया जितना उसमें आया, कोरोना में बल्कि इन्फ्लेशन ममालिक की कम हो गई थी। ये लहर ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। नंबर 2 महंगाई आती है रुपए की डिवैल्यूएशन से। रुपया इनके दौर में 40-50% डिवैल्यू हुआ, हमारे दौर में हमें 186 पे पड़ा, 205 पे आया, लेकिन वो इसलिए आया क्योंकि आपको जिस तरह पहले भी बताया कि आईएमएफ प्रोग्राम को डीरेल कर लिया गया, जो 30 अरब की रिक्वायरमेंट थी डॉलर की पूरे साल में, उसको अरेंज नहीं किया गया और अब ये हमें अरेंज करना पड़ा और वो डिप जरूर आया, लेकिन इसको हम काबू कर लेंगे हमारे दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह ताला। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है इस दफा हमने संभाल लिया, आगे हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि दोबारा ना आए। इधर से महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे। तीसरा महंगाई का जरिया था कि आप मिसमैनेज करते थे इकोनॉमी को, आपकी गवर्नेंस में इश्यूज थे। जिस तरह आपने आटे को एक्सपोर्ट कर लिया, फिर शॉर्टेज पैदा हो गई, वो महंगा हो गया, फिर आपने इंपोर्ट कर लिया, या आपने फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंचा सके, या आपकी जो स्टॉक टेकिंग थी, डिमांड सप्लाई, उधर आप काबू नहीं कर पाए, या फिर जिस तरह एलएनजी के इन्होंने जो मुआहदे सस्ते करने के मौके मिले वो नहीं किए, इन्होंने इनसार फर्नेस ऑयल पे किया बिजली बनाने के लिए, एलएनजी पे, तो ये मिसमैनेजमेंट है, वो भी हम अपने दौर में नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। यहां से भी महंगाई को हम काबू करेंगे।
तो एक जरिया रह गया जो कि कमोडिटी प्राइसेस है, उसका इम्पैक्ट है, और आजकल डॉलर की, रुपए की डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। ये इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में काबू हो जाएगा। हम समझते हैं कि हमने ये जो हदफ रखा है 11.5% का, ये मुश्किल है, लेकिन इसको हम अचीव करेंगे। हमारा ये टारगेट है, इस पूरी कोशिश होगी कि इसको अचीव किया जाए। दूसरा मैं समझता हूं, मैं जरा चाह रहा था कि आप बात को क्वार्टर्स कंटिन्यू हैं, वो कीजिएगा राणा साहब, यहीं से बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक अवे है, जो ब्रेक के लिए बड़ी देर से कहा जा रहा है। वंस वी रिटर्न तो वील गेट बैक टू यू ऑन द सेम पॉइंट, और प्लस साथ में एक दो और अहम पॉइंट्स जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, खास तौर पे PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू आना बहुत ज़रूरी है ऑन पाकिस्तान बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम फाटस ग्रे लिस्ट। इस पर बात होगी। जी राणा साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ आपने ये फाटफ वाली बात पर बड़ी खुशी की बात है, आपकी गवर्नमेंट है, गो के काम सारा PMLN के PTI के दौर में हुआ, और फाटफ को ग्रे लिस्ट में निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा अहम रोल था। लेकिन डेफिनेटली बेनिफिट तो इससे पाकिस्तान करेगा। सो आई बिलीव आप एग्री करते हैं इससे कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, और क्रेडिट इसका PTI को जाना चाहिए, बिकॉज दे पुट इन ऑल द हार्ड वर्क फॉर दिस। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में गया तब भी PTI की ही हुकूमत थी, और ये डिले होता रहा। 4 साल हम इस ग्रे लिस्ट में फंसे रहे। इसमें यकीनन जो रोल इन्होंने, जो कमिटमेंट्स या जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी की, उनका क्रेडिट जरूर इनको जाना चाहिए। और हमारी भी कोशिश है कि जितना मुद्दा हमारे पे गिरा है हम उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व करें। और अभी जितनी भी निगोशिएशंस हो रही हैं या रिप्रेजेंटेशन है, वो PMLN की हुकूमत कर रही है, और हमें उम्मीद है कि ये एक अच्छा फैसला, एक मुस्बत खबर आएगी। और ये एक सिलसिला शुरू हो गया है मुस्बत खबर आने का। हमें उम्मीद है कि ये भी पॉजिटिव होगा, और फिर आगे आने वाले दिनों में जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निकलेंगे, रुपया मुस्तहकम होगा, तो एक कंसोलिडेशन ऑफ द इकोनॉमी का सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का सफर शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ फॉर दिस। जी, जितना रोल इनका है इनको जरूर उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिले हुआ, 4 साल ये भी साथ में कहेंगे, लाइक आप वो टिपिकल जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कई मरतबा करता हूँ ये भी जवाब आएगा कि जी ठीक है, इन्होंने काम वगैरह किया, मुलाकातें की और सारा कुछ करते रहे, लेकिन आखिर में ये हुआ हमारे दौर में, तो हमारी बरकतें हैं ये। लेकिन डेफिनेटली इन्होंने डिले जरूर, 4 साल जो डिले हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहां हम समझते हैं कि जरूर तनकीद की जा सकती है कि ये जो प्रोजेक्ट था ग्रे से वाइट में जाने का, ये 4 साल लंबा सफर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फाइनली हम इसके करीब पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, और डेफिनेटली आज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो PMLN कर रही है, तो ये इसका फायदा लेकिन सब पाकिस्तानियों को होगा, और ये 4 साल इसको नहीं लगे। ठीक, अब ये भी बताइएगा राणा साहब कि आपने अपने बजट में जो ये अनाउंस किया और नए टैक्सेस लगाए हैं, जो नए फैसले किए गए हैं, उसके नतीजे में तो ये ट्रैक्टर्स भी महंगे होंगे। हम एक ज़री मुल्क हैं, हमारी ज़रात एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हम उस पर हेविली डिपेंडेंट भी हैं। वहाँ पर जब ट्रैक्टर्स महंगे हो जाएंगे तो फिर हमारा किसान क्या करेगा? देखिए, हमने एग्रीकल्चर को खास खसूसी तवज्जो दी है। सीड्स के ऊपर सब्सिडी है, इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर हमने जो है वो उसको ड्यूटी फ्री किया है कि यहाँ ज़राअत के ऊपर जो है वो तकलीफ ज़्यादा ना पहुंचे। लेकिन जो आपने कहा कि ट्रैक्टर्स महंगे होंगे, गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं, ये महंगाई का जो लहर है इसको शायद रोकना इतना आसान ना हो, लेकिन हम टारगेटेड सब्सिडीज के जरिए जो लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं सब्सिडीज को, वहां हम जरूर फोकस करेंगे। चाहे वो हमारा जो है किसान हो, उसको हम डायरेक्ट, अगर कोई डायरेक्टेड टारगेटेड सब्सिडीज हैं वो जरूर पंजाब में भी उनको मिली और फेडरल के अंदर भी जो है उनको मिली, तो वहां से इस चीज को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल महंगाई, जिस तरह मैंने कहा, अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर दुनिया भर में एक तूफान है, और यहाँ हमारी कोशिश होगी कि हम अपने टारगेट के अंदर जो है इस महंगाई को काबू करके रखें। ठीक जी, जमशेद इकबाल चीमा साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि ये 11.5% की जो बात कर रहे हैं 12.5, 13, 14, 15 के अंदर अंदर क्लोज कर जाएं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था अपना महंगाई की, तो 24% पिछले वीक की बात कर रहा हूँ, सारे साल की बात नहीं कर रहा मैं, ना महीने की बात कर रहा हूँ। पिछले वीक की जो महंगाई आई वो 24% आई है, और उसके बाद ये कीमत जो सेकंड बढ़ी है, कीमत ये बाद में बढ़ी है, बिजली की कीमत बाद में बढ़ी है, गैस की कीमत अभी आनी है। सो बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त ये कीमतें बाद में जो बढ़ी हैं, इसके बाद एक्चुअल इम्पैक्ट आ रहा है
वो चली गई 31 पे। 31 से ऊपर आगे जो बात हो रही है, मैं भी जो पिछले महंगाई पे काम करता रहा, मैं कंट्रोल अपना शौकत तरीन साहब के साथ मैं असिस्ट करता था, और चीफ सेक्रेटरी जितने सूबों के थे उनके साथ डायरेक्ट मैं रब्ता करता था महंगाई के हवाले से। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी थी फेडरल की, मैं आई वाज मेंबर ऑफ दैट। सो मैं इसको मैं कोई बात पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से बाहर नहीं कर रहा, मैं उसी की बातें कर रहा हूँ, सारी बातें मैं उसी की कर रहा हूँ। और ये 52 जो आइटम है उन सारों का जमशेद इकबाल चीमा साहब, उन्हीं पे आपको काम किया। मालूम है ना कि एक आम देखने वाला जो व्यूअर है ना, उसको ये बात समझ में नहीं आती है, जरा थोड़ा सा आसान गुफ्तगू को करते हुए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये बड़े मुश्किल हो जाते हैं एक आम आदमी के लिए डाइजेस्ट करना। मैं कह रहा हूँ, परसों के एहतजाज की जरा मैं बात करना चाह रहा था प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले। आप परसों जो आप एहतजाज की कॉल दी है खान साहब की तरफ से, इस कॉल का मकसद क्या है? क्या आप महंगाई तो आपके दौर में भी थी, अपने हिसाब से थी, और अब जो आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आपकी नज़र में हुकूमत जानबूझ के सारा कुछ कर रही है? जी मैं यही कह रहा हूँ कि जानबूझ के कर रही है, नालायकी से कर रही है। मसलन जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ कि गंदम हमारे दौर में महंगी हुई, लेकिन हमारे दौर में 810 रुपये आटे का रेट था हमसे पहले, और हमने उसको 1100 पे छोड़ा, यानी 3.5 साल में जो रेट बढ़ा 300 रुपया फी 20 किलो के बैग का बढ़ा, अब वो रेट है 1500 रुपया। इसी तरह हमारे दौर में 51 रुपये डीजल बढ़ा, अब बढ़ गया वो 60 रुपये, और अब आगे मजीद बढ़ गया, बल्कि तीसरी बार अब ऐड फर्दर हो रहा है। फिर पेट्रोल का हमारे दौर में बढ़ा 56 रुपये, अब 60 रुपये बढ़ गया। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें गिने बड़ी, जैसे 10 चीज़ों की, जितना रेट हमारे दौर में बढ़ा 3.5 साल में, उतना इनका बढ़ गया 2 महीनों में। तो चीज़ें यही की हैं, चीनी यहाँ पे मौज पैदावार होती है, गंदम यहाँ की मौज फसल है, बाकी फसलें यहाँ की हैं। तो हमारे दौर में 3% सब्जियों का रेट बढ़ा, इनके दौर में 2 महीनों में 27% बढ़ गया है जो पेरिशेबल है। सो नालायकी है, नालायकी और जो करप्शन है उसका हम उसकी वजह से जांच कर रहे हैं। अदरवाइज ये अगर इंटरनेशनल हो तो बना करते, जैसे राणा साहब ने बात की है कि 90 डॉलर का रेट था, 90 डॉलर रेट नहीं था। ये कमाया कि अब पीटीआई भी आपको नालायक कह रही है राणा साहब? देखें, ये दर हकीकत अपने गुनाह हैं जो ये गिनवा रहे हैं। 4 महीने लगते हैं कनक की फसल लगने में, ये तो 2 माह की हुकूमत है। तो कोई खुदा का खौफ करें, जो इन्होंने बदहाली और जो फूड इनसिक्योरिटी इस मुल्क में पैदा कर ली। हमारा मुल्क एक्सपोर्टर था कनक का, आटे का, हमारा मुल्क चीनी को एक्सपोर्ट करता था, हमें जो मुल्क मिला है उसमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है हमें। ये इनकी परफॉर्मेंस है 4 साल की। इस मुल्क के अंदर बदहाल तरीन सूरत हाल पैदा करके अब ये तमाशा लगा रहे हैं कि देखो ये इस 2 माह की हुकूमत ने क्या कर दिया, हम जिम्मेदार हैं, ये हमारी हुकूमत है, हम इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। आज इंटरनेशनल प्राइस जो कनक की है वो 5000 रुपए मन है। हम यहाँ 2200 पे हमने पंजाब हुकूमत ने खरीदारी की है। तो ये हमें हकीकतों से जो है वो मुंह नहीं छुपाना चाहिए। इस मुल्क को दिवालिया करके दिया गया है IMF के प्रोग्राम को, चलते प्रोग्राम को, जानते हुए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, जानते हुए कि डॉलर्स की शॉर्टेज है, साजिश की गई, बारूदी सुरंगें बिछाई गई, और अब ये कह रहे हैं कि रुपया डीवैल्यू क्यों हो गया, अब ये कह रहे हैं कि सूद इतना ज्यादा क्यों हो गया और महंगाई क्यों इतनी ज्यादा हो गई। ये इनके अपने, और फिर ये ऊपर से तकसीम की सियासत कर रहे हैं। ये जो मार्च करने जा रहे हैं ये अपने खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं की परफॉर्मेंस है जो जहां जानबूझकर महंगाई की है। हम तो इसको जी जानबूझकर महंगाई की आपने नहीं, ये जो महंगाई है इसको अब तो हम जो कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को काबू कर रहे हैं। तो ये हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मुल्क को आगे आपने लॉन्ग टर्म चलाना है। सिर्फ 3.5 साल जिस तरह ये चला के तबाही के दहाने पे छोड़ गए, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। ठीक, राणा साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें ज्वाइन किया। जैम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और जमशेद इकबाल चीमा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया और अपनी राय से आगाह किया। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने सिंध हुकूमत के एक फैसले का जिक्र किया कि जिसमें दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया ताकि बिजली को बचाया जा सके। ये मसले का हल हो सकता है कि आर्जी तौर पर हो, पर इन द लॉन्गर रन ये उसका मसले का हल नहीं है। लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे, तो ताजे बरादरी है वो इफ़ेक्ट होगी, कारोबार मुतासिर होगा। कारोबार मुतासिर होगा तो जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था, सर्कल पूरा जो हमारा इकनॉमिक सर्कल है ये इससे इफेक्ट होगा। और ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, इन शॉर्ट टर्म मेजर्स पर नज़रसानी होनी चाहिए, और जो दीगर और अहम मामलात हैं जैसे कि लाइन लॉसेस वगैरह, वहाँ पर जाकर तवज्जो देते हुए लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना चाहिए। ख़ासतौर पर कराची जैसे शहर में लाइन लॉसेस हमेशा से रहे हैं, पहले भी थे आज भी हैं, तो उसका कुछ नहीं अब तक हो पाया है। उस पर कोई ना कोई एक ऐसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।